है और 24 की चुनावी बिसात पर बड़ा मोहरा साबित होने वाली है। मुद्दा है जातीय जनगणना का। इस पर बिहार से लेकर यूपी तक राजनीतिक रसाकसी देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे पहले देखिए इससे जुड़ी एक और दिलचस्प अपडेट जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। सवाल यह है कि आखिर बिहार के 40,000 किन्नर कहां गायब हो गए। यह सवाल खुद किन्नर बिरादरी ही नीतीश सरकार से पूछ रहा है और इस सवाल का आधार बेबुनियाद नहीं है। खुद नीतीश सरकार की ओर से जारी किए गए जातीय जनगणना सर्वे की रिपोर्ट ही इस सवाल को जन्म दे रही है। मैंने आपसे वादा किया था कि इसमें कुछ ऐसा मुद्दा मिला है जो शायद किसी की नजर में गया हो। बिहार सरकार की रिपोर्ट देखिए जिसके कॉलम नंबर 22 पर ट्रांसजेंडर यानी कि किन्नरों की आबादी का जिक्र है। जल्दी से वो लेकर आइए रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान यानी कि 2023 में किन्नरों की संख्या सिर्फ 825 है। ये देखिए 22 नंबर का कॉलम ट्रांसजेंडर थर्ड जेंडर किन्नर 825, आबादी में फीसदी 0.0006%। ये क्यों है और इसके पीछे क्या आंकड़ा है ये आपसे अब शेयर करता हूं। इसी के साथ अब 2011 की जनगणना की रिपोर्ट देख लीजिए। ये देखिए बिहार 4 नंबर और आबादी देख लीजिए ट्रांसजेंडर्स की किन्नरों की 40,827। लेकिन अब आप इसको काट दीजिए और आप देख लीजिए ये रहेगा। ये इतनी आबादी बच गई और इतनी उड़ गई, यानी 40,000 आबादी कहां गई। जमीन खा गया, आसमान निकल गई। इसके मुताबिक किन्नरों की तादाद करीब 42,000 थी, पर बिहार में जो दिख रहा है दिखाया जा रहा है सवाल उस पर है कि क्या इतनी तेज गति से किन्नरों की आबादी कम हुई कि 10 साल में 42,000 से 800 तक आ गई। सवाल पड़ा है कि आखिर बिहार से अचानक 40,000 लोग कहां गायब हो गए और इसी सवाल को किन्नर कार्यकर्ता रेशमा प्रसाद ने उठाया है कि जब ये जारी हुआ तो 825 लोगों की उन्होंने डेटा दिया और जब मीडिया के साथियों ने इसे हमें बताया और हमने इसका विरोध किया तो रात को 11 बजे पता चलता है कि महिला पुरुष और अदर्स करके 82,000 की संख्या दी गई है। तो विश्वसनीयता का तो एक संदेह पैदा होता है। मेरे पास तो पहुंचे ही नहीं, मैं एकदम नहीं। मेरे कोई भी आधार आईडी डेटा हो, अगर वो उन्होंने डाला हो, उनके सर्वेयर मुझसे मिले हों, वो बता दें। मुझे तो किसी से मुलाकात तक भी नहीं है। आपको क्या लगता है कि फिर ये जल्दबाजी में दिया गया डाटा है? नहीं, मैं तो सरकार के ऊपर इस तरीके का कोई भी बात कहने के लिए नहीं। सरकार सक्षम है, सरकार के पास इतनी बड़ी सिस्टम है, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर सरकार ईमानदार हो तो ईमानदार प्रयास किस तरीके से हो सकते हैं कि वो कोई भी वंचितों में वंचित की बात की जा रही है और सरकारें इसी के लिए होती हैं। संविधान इसीलिए निर्माण हुआ था कि ऐसे लोगों के लिए सेफगार्डिंग की जाए जिनके लिए कोई भी नहीं खड़ा होता हो। रेशमा जो बात कह रही है उसमें दम तो है, लेकिन उसे लेकर कंफ्यूजन भी है कि आखिर कैसे किन्नरों की आबादी में इतनी बड़ी गिरावट आ गई। इस पर हमने किन्नरों के महामंडलेश्वर हिमांगी सखी से बातचीत की। उनका क्या कहना है इस मुद्दे पर यह भी सुन लीजिए। पहले बताया गया था किन्नर समाज की जनसंख्या 40,800 की जनसंख्या बताई गई थी और आज जब लेटेस्ट में जनसंख्या बताई जा रही है किन्नर समाज की खाली बिहार के अंदर तो 800 की जनसंख्या बताई गई है। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि हमारे किन्नर समाज के अंदर कई लोग तथा कथित किन्नर हैं जो कि किन्नर नहीं हैं। साड़ी के भेष में पुरुष होते हुए ऐसे नकली किन्नरों के वजह से पहले 40,800 किन्नरों की जनसंख्या बताई गई थी। यानी किन्नर महामंडलेश्वर की बातों को माने तो कुछ हद तक कंफ्यूजन क्लियर भी होता है। लेकिन किन्नरों की आबादी को लेकर जो आरोप लगाए गए, दूसरे समाज के कुछ लोग भी यही बात कर रहे हैं कि जनगणना करने वालों ने उनसे कुछ पूछा ही नहीं, मतलब उनके घर तक कोई पहुंचा ही नहीं। ये भी सुनिए। आपके घर जो है आंकड़ा इकट्ठा करने के लिए कोई टीम पहुंची थी? कोई पहुंचा नहीं है। हम लोग गर्दनीबाग एरिया में रहते हैं, जिस अपार्टमेंट में हम लोग हैं वहाँ नहीं पहुंचा है। हमारे भी एरिया में कोई टीम ऐसी नहीं आई हुई थी। कोई भी टीम नहीं आई थी जाति जनगणना? नहीं, पता नहीं ये क्या बेस है, अब सरकार जाने। नहीं आई थी और एकदम ये जनगणना गलत है।
कास्टों की यूनिटी इतनी कम नहीं है जितना दिखाया गया है, और सब जो खाली यादव की यूनिटी दिखा दिया कि इतना है। क्यों? जवाब दिया जाए हमको। नहीं, हमारे यहाँ नहीं आई, मेरे घर में नहीं आई है। जो आंकड़े आए हैं कहीं ना कहीं इसमें कुछ कमियां हैं, क्योंकि जिस तरह से शो ऑफ किया गया है यादव 14%, पासवान जाति 5.3% या अदर कास्ट में कहीं ना कहीं चूक हुई है। तो आंकड़ों की बाजीगरी, लोग कह रहे हैं हमारे यहां तो कोई आया ही नहीं। आम लोगों के बीच से उठा यह सवाल राजनीतिक हलके में पहुंच गया। कल तक नीतीश के सहयोगी रहे उपेंद्र कुशवाहा ने भी नीतीश कुमार पर हमला बोल दिया। आरोप लगाया कि नीतीश सरकार की जनगणना का आंकड़ा फर्जी है और हड़बड़ी में तैयार की गई है। काफी जगह से लोगों ने, कुछ लोगों ने तो जिनसे मुलाकात हुई और कुछ लोगों ने टेलीफोन पर खुद अपने बारे में कि भाई जातीय आंकड़ा जारी हो गया, लेकिन हमसे तो आज तक किसी ने पूछा ही नहीं कि आप किस जात से हैं। न तो हमसे पूछा और न हमारे परिवार में किसी से पूछा। कई जगह से इस तरह की बात हम लोगों तक पहुंचने लगी जिस समय जारी हुआ उसी समय से। कोर्ट में मामला था, जल्दीबाजी में सरकार कुछ दिखाना चाहती थी कि सरकार को कोर्ट में जवाब देना था कि हमने कर लिया। अचानक से जब कोर्ट में मामला चला तो उस वक्त सरकार ने सीधे यही कहा कि हमने कर लिया है। कर लिया है तो इस आनन फानन में जल्दीबाजी के कारण भी जैसे तैसे इस रिपोर्ट को बनाने का काम किया गया हो, यह भी आशंका है। उपेंद्र कुशवाहा ने जो अहम सवाल उठाए हैं उस पर नीतीश सरकार को जवाब देना चाहिए। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और इस पर हो रहे पॉलिटिक्स के दूसरे पहलू की बात करते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने 24 के लिए एक नया एजेंडा सेट कर दिया है। सामाजिक मुद्दों पर राजनीति करने वाले बिहार के दो बड़े नेता लालू और नीतीश ने एन लोकसभा चुनाव से पहले एक शानदार शॉट खेल दिया है, जिस पर कई पार्टियां उलझ सकती हैं, कई गठबंधनों की दीवार टूट सकती है। और सबसे पहले यह बात बीजेपी के लिए कही जा रही है, जिसने बिहार में जातिगत जनगणना का जमीन पर न विरोध किया और न ही खुलकर समर्थन, और पार्टी की यही लाइन आज भी कायम है। आज ही बिहार में बीजेपी के दो बड़े नेताओं के बयान सबसे पहले आपको सुनवाते हैं। जातीय जनगणना बिहार की जनता में, गरीबों में भ्रम फैलाने के सिवा कुछ नहीं है। और गरीबों को क्या उद्धार किया, कितने लोगों को नौकरी दी, कितने लोगों की हालत सुधरी, ये रिपोर्ट कार्ड होनी चाहिए थी। अब ये रिपोर्ट कार्ड जातीय जनगणना का देकर के लोगों में भ्रम के सिवा और कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी बिहार की जिस सरकार में शामिल थी, उसी सरकार ने बिहार में जातीय गणना कराने का निर्णय लिया था और आज उसके आंकड़े सार्वजनिक हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी आंकड़ों का अध्ययन कर रही है और अध्ययन करने के बाद ही कोई टिप्पणी करेंगे। परंतु राष्ट्रीय जनता दल या कांग्रेस, उनकी इस जातीय गणना में कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि उनकी सरकार का निर्णय नहीं था, ये हमारी सरकार का निर्णय था। साफ दिख रहा है कि गिरिराज सिंह नीतीश लालू पर तीखे हमले बोल रहे हैं, तो सुशील मोदी बड़ी चतुराई से जाति जनगणना पर क्रेडिट लेने की कोशिश भी कर रहे हैं। सवाल यह कि क्या यह कंफ्यूजन की स्थिति है, क्योंकि जातियों की राजनीति के खेल में हर पार्टी शामिल है। फिलहाल तो जेडीयू इसका पूरा क्रेडिट लेने की कोशिश में है और इसके जरिए भी नीतीश कुमार नेशनल पॉलिटिक्स के हीरो बनना चाह रहे हैं। सुनिए जेडीयू नेता क्या कह रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर और वीपी सिंह के बाद पिछड़ों और अति पिछड़ों के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में आज नीतीश कुमार उभरे हैं, जिन्होंने कई सौ वर्षों की गुलामी को तोड़ करके जातिगत जनगणना जनता के सामने रखी है। आज साबित हो गया कि वो 63% हैं, उसमें भी इन्होंने पिछड़ों और अति पिछड़ों का बंटवारा किया है, जो रोहिणी कमीशन नहीं कर पाया। पूरे देश में घूम घूम करके वो जनता को आंदोलित करें ताकि हर राज्य को जातिगत जनगणना करानी पड़े, और ये अगले चुनाव के लिए एजेंडा भी तय हो गया। जेडीयू समझ रही है कि नीतीश ने इस पर बाजी मार ली है। कई राजनीतिक पंडितों को भी यही लग रहा है, लेकिन कुछ सवाल भी हैं कि कहीं नीतीश को यह दांव उल्टा तो नहीं पड़ जाएगा, क्योंकि नीतीश खुद जिस जाति से आते हैं या जिसकी राजनीति करते हैं उसकी असल आबादी कितनी है, यह भी इसी सर्वे से जाहिर हो गया है।
और वो आंकड़ा वोटर के सामने आ गया है। कुल 215 जातियों की गिनती की गई है, जिसमें संख्या के हिसाब से यादव सबसे ऊपर है, लेकिन नीतीश कुमार की कुर्मी जाति की आबादी सिर्फ 2.88% है। तो नीतीश कुछ हद तक कुशवाहा वोट बैंक में भी सेंध लगा देते हैं, जिसकी अगुवाई उपेंद्र कुशवाहा करते हैं। नीतीश के पूरे शासनकाल में उन पर अपनी जाति के लोगों पर महिमा दिखाने के आरोप भी खूब लगे। और आज अगर कांग्रेस के साथ वो कह रहे हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसका उतना अधिकार, तो अंदाजा लगा लीजिए कि कुर्मी जाति के अधिकार का दायरा तो बहुत सिमट जाएगा। लेकिन ये पूरी राजनीतिक लड़ाई और कवायद किसी एक पार्टी के लिए नहीं, बल्कि पूरी ओबीसी के लिए हो रही है, जिसकी शुरुआत इंडी गठबंधन के नेताओं ने ही की है। ओबीसी की राजनीति की जाप शुरुआत नीतीश ने ही की, फिर इसे कांग्रेस ने लपक लिया। जब संसद में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा चल रही थी, तो उस भाषण के दौरान ओबीसी को लेकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, हर किसी की जुबान पर ओबीसी ही थे। शायद ही उससे पहले कांग्रेस ओबीसी के लिए इतनी मुखरदिकी हो, जिसे बीजेपी उसी दिन से वोट पॉलिटिक्स कहती आ रही है। लेकिन आज छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी ने उसी वोट पॉलिटिक्स पर करारा प्रहार किया। मोदी ने मनमोहन सिंह सरकार के एक पुराने बयान का जिक्र करते हुए कांग्रेस को निशाने पर लिया। पहले आप पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का वो बयान सुनिए, जिसमें उन्होंने देश के संसाधनों पर सबसे पहले अल्पसंख्यकों का हक बताया था। We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resource. अब इसी पर मोदी ने राजनीति के लिहाज से मास्टर स्ट्रोक वाला बयान दिया, और सुनिए, क्योंकि इसमें एक बड़ा इशारा भी पीएम कर रहे हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी तो कहा करते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटी का है, अल्पसंख्यकों का है, और उसमें भी मुसलमानों का है। अब कांग्रेस कह रही है कि आबादी तय करेगी कि पहला हक किसका होगा। यानी क्या अब अल्पसंख्यकों का हक कांग्रेस कम करना चाहती है क्या? और आबादी के ही हिसाब से ही अब तय होने वाला है, तो पहला हक किसका होगा भाई? आबादी किसकी ज्यादा है? जरा कांग्रेस वाले स्पष्टता करें। क्या आबादी के हिसाब से हक मिलेगा क्या? तो क्या अल्पसंख्यकों को कांग्रेस हटाना चाहती है क्या? तो क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू अब आगे बढ़कर अपने सारे हक ले लें क्या? पीएम मोदी ने विपक्ष पर हिंदू वोटों के बंटवारे का आरोप लगाया, क्योंकि बीजेपी की नजर रहती है समूचे हिंदू वोट बैंक पर, और सबका साथ सबका विकास के तहत मोदी सरकार मुसलमानों के हित में भी काम कर रही है। इसलिए पीएम मोदी ने आज चुनावी साल में शुरू किए गए विपक्ष की ओबीसी पॉलिटिक्स का करारा जवाब दिया। कल से कांग्रेस ने एक अलग लाभ आरोपना शुरू कर दिया है। ये कांग्रेस के नेता कहते हैं जितनी आबादी उतना हक। मैं कहता हूं इस देश में अगर सबसे बड़ी कोई आबादी है तो वो आबादी गरीब है, और इसलिए मेरे लिए गरीब ही सबसे बड़ी आबादी है, और गरीब का कल्याण यही मेरा मकसद है। पीएम मोदी ने आज छत्तीसगढ़ में जो कहा वो शायद विपक्ष की ओबीसी पॉलिटिक्स की काट हो सकती है, जिसमें तमाम पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की तमाम जातियों को पीएम मोदी ने एक जाति बता दिया, गरीब की जाति, जिसके साथ पीएम खड़े हैं। आने वाले दिनों में इस मुद्दे को लेकर बीजेपी नेताओं की लाइन यही हो सकती है, लेकिन इस मुद्दे से जुड़ी बीजेपी के सामने दो मुसीबत भी है। पहला तो यह कि जातिगत जनगणना की मांग अब उत्तर प्रदेश में उठने लगी है। उसकी सबसे बड़ी आवाज बनना चाह रहे हैं अखिलेश यादव और मायावती। सुनिए इस मामले को लेकर अखिलेश यादव क्या कहते हैं। देश में जाति जनगणना की बात हर दल कर रहा है, और सच्चाई भी यही है कि जहां बहुजन समाज जिस दल के साथ खड़ा हो जाता है उसी दल की सत्ता बन जाती है।
आज जो आंकड़े बताते हैं, पिछड़े, दलित और खासकर अल्पसंख्यक मुसलमान भाई हर जगह पीछे हैं। आज हर समाज के लोग इस बात को कह रहे हैं कि जाति जनगणना हो और जाति के जो आबादी हो उसके हिसाब से हक और सम्मान मिले। बीजेपी के सामने दूसरी मुसीबत देखिए, वो ये कि उनके सहयोगी भी जातिगत जनगणना के समर्थन में खड़े हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में अपना दल और एसबी-एसपी यानी कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने इसका समर्थन कर दिया है। अपना दल ने हमेशा जातीय जनगणना की वकालत की है और संसद में हमने अपनी पार्टी का स्पष्ट रूप से पक्ष रखा है कि हम जातीय जनगणना के पक्षधर हैं और जातीय जनगणना समय की मांग है। अति पिछड़ों के साथ हमेशा धोखा हुआ है, धोखा हो रहा है। उसी बात को लेकर के मैं फिर कह रहा हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो रोहिणी आयोग का गठन हुआ राष्ट्रीय स्तर पे, जो उपेक्षित जातियां हैं, वंचित जातियां हैं, शोषित हैं, उनको हक दिलाने के लिए जो रिजर्वेशन लागू है पिछड़ों को, वो 27% का लाभ कुछ जातियां उठा रही हैं, जिसका जाति आंकड़ा जो आया है बिहार का, वो प्रदर्शित कर रहा है। तो राष्ट्रीय स्तर पे वंचित शोषितों को वो आरक्षण का लाभ सामाजिक न्याय के दायरे में लाने का प्रयास हो रहा है। मेरे मन में लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जाति की राजनीति कभी खत्म हो जाएगी या ये कभी खत्म नहीं होने वाली? 2024 के चुनाव में भी चलती रहेगी। इस बार इसमें आरक्षण का जोर भी लगने वाला है और ऊपर से इंडिया नाम से विपक्ष का कुनबा भी बढ़ गया है और सब एक सुर में एक ही बात कर रहे हैं। विकास के नाम पर राजनीति में आई आम आदमी पार्टी भी जाति और धर्म के खेल में आ गई। ये कास्ट सेंसस पूरे देश में होना चाहिए। इस देश के पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि भाई हमारी संख्या कितनी है ये तो बताओ। तो जाति जनगणना पूरे देश का विषय है। पिछड़े, वंचित, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की मांग है लंबे समय से कि जाति जनगणना कराई जाए। अब जैसे जैसे 2024 के चुनाव करीब आएंगे